नमस्कार साथियों, एन स्टडी पॉइंट पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संसद में विधायी प्रक्रिया कैसे होती है। ठीक है, और ये आर्टिकल 107 से 111 में संसद की विधायी प्रक्रिया दी गई है। हमने पहले वाली क्लास में डिस्कस किया था कि जो विधेयक होता है एक वो 2 टाइप्स का होता है। कितना? 2 टाइप्स, पेश करने के आधार पर और प्रक्रिया के आधार पर। ठीक है, पेश करने के आधार पर मैंने आपको समझा दिया था प्राइवेट बिल और गवर्नमेंट बिल। ठीक है, जो क्या मंत्री पेश करेगा उसको क्या बोलेंगे हम? गवर्नमेंट बिल बोलेंगे। अब मंत्री के अलावा कोई और पेश करेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? प्राइवेट बिल बोलेंगे। ठीक है, अब प्रक्रिया के आधार पर भी बताया था कि साधारण बिल, धन बिल, वित्त बिल और संविधान संशोधन बिल, ये आर्टिकल्स में दिए गए हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि साधारण बिल की प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो जब साधारण बिल होता है वो क्या है हमारा 5 चरणों में उसकी प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, फिर वो दूसरे सदन में भेजा जाता है। ठीक है, और फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। जो साधारण विधेयक है उसकी प्रक्रिया कितने चरणों में होती है? 5 चरणों में होती है। पहला चरण क्या है? पहले चरण में क्या है, कोई भी सदन क्या है, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, किसी भी सदन में पहले बिल पेश किया जा सकता है। किसी भी सदन में क्या है, बिल को पेश किया जा सकता है। फिर दूसरी बात क्या होती है इसमें, जो सदस्य पेश करता है ना उसको शीर्षक उद्देश्य बताना होता है। इट मीन्स क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपको क्या, आप प्राइवेट बिल लेके जा रहे हैं। ठीक है, और आप क्या स्पीकर क्या बोलेंगे, मुझे ये बोलना है, मुझे ये बोलना है, डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते ना। तो आपको स्पीकर को क्या है पहले बताना होगा कि मैं ये बिल लाना चाहता हूँ, मैं अपनी ये बात रखना चाहता हूँ। तो स्पीकर महोदय क्या कहेंगे, जनाब अगर आप प्राइवेट बिल के मेंबर हैं तो आपको क्या है 30 दिन पहले मुझे जानकारी देनी होगी कि आप क्या है बिल लाना चाहते हैं। हम उस पर चर्चा कर लेंगे, लेकिन आपको 30 दिन पहले क्या करनी पड़ेगी, मेरे को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि आप बिल लाना चाहते हैं। ठीक है, और अगर कोई गवर्नमेंट बिल लाना चाहता है तो क्या है उस पे क्या होगा, 7 दिन पहले क्या है स्पीकर को ये जानकारी देनी होगी कि स्पीकर महोदय हम क्या है बिल लाना चाहते हैं। ठीक है, प्राइवेट में 30 दिन और गवर्नमेंट में 7 दिन। तो वो क्या है फिर वो बताते हैं कि हमारा शीर्षक क्या है, कि मतलब उन्होंने प्राइवेट बिल लेके आए 30 दिन पहले बता दिया, तो स्पीकर पूछते हैं कि आपका टाइटल क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, शीर्षक क्या है इसका बिल का। तो वो क्या बोलते हैं, मान एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं बेरोजगारी भत्ता। ठीक है, कि भाई 25 साल की उम्र के बाद बच्चों को क्या देना चाहिए, बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। तो ये शीर्षक हो गया। और तीसरी बात क्या है, सदन की अनुमति के बाद वह गजट में प्रकाशित किया जाता है। अब ये गजट क्या होता है, जो ये गजट वर्ड है ये क्या है, सरकारी अखबार है। क्या है ये? सरकारी अखबार, राजपत्र जिसको बोल सकते हैं हम। ठीक है, अब क्या है सदन ने क्या दे दी, अनुमति दे दी, तो वो सारी बातें किस में लिखी जाएंगी, गजट में लिखी जाएंगी। ठीक है, अब आप सोचते मैम गजट में कौन कौन सी बातें लिखी जाती हैं? सदन में तो हर दिन चर्चा होती रहती है ना, क्या सारी बातें लिखी जाती है सरकार की? नहीं, जो प्रथम श्रेणी के जो मेंबर होते हैं वो किस में आते हैं, गजट में उनकी बातें लिखी जाती हैं। ठीक है, प्रथम श्रेणी के सदस्यों को किस में रखा जाता है, गजट में रखा जाता है। और जो ये गजट की प्रक्रिया है ये 2 बार प्रकाशित होती है, एक तो प्रथम वाचन में और सबसे लास्ट में होगी जब हमारे राष्ट्रपति जी क्या देंगे, उस बिल को स्वीकृति देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, तब ये दोबारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये क्या है हमारा प्रथम वाचन हो गया, किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं, फिर शीर्षक उद्देश्य बताया जाएगा और गजट में वो प्रकाशित किया जाएगा। फिर दूसरा चरण आता है। ठीक है, ये चरण कंप्लीट हो चुका है। दूसरे चरण में क्या होता है कि जो बिल लाया गया है ना, मान लीजिए कि बेरोजगारी भत्ता है, तो उस पे क्या होगा, उसके जो खंड है मतलब जो उसका क्लोज है और जो उसके सब क्लोजेज हैं उन पर क्या होगी, विस्तृत चर्चा होगी। एक एक लाइन पर क्या होगी, विस्तृत चर्चा की जाएगी। और इस पे क्या है, इसमें 3 उपचरण भी बताए गए हैं। कितने उपचरण बताए गए हैं? 3 उपचरण। साधारण बहस होगी एक, तो दूसरा है समिति अवस्था, मतलब इसमें और एक होती है विचार अवस्था। समिति अवस्था में क्या होगा, मान लीजिए कि आपने जो बिल पेश किया, आपने लिखा कि 25 साल की उम्र में क्या है बच्चों को बेरोजगारी भत्ता दे देना चाहिए। ठीक है, लेकिन द्वितीय वाचन में क्या करें, नहीं हम एक समिति का गठन करेंगे जिसमें पढ़े लिखे, मान लीजिए लोकसभा में सब 5 फेल तो होते नहीं है,
पढ़े लिखे भी इंसान होते हैं, कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई आईएएस ऑफिसर होता है, सब लोग बैठते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, उसमें से जो पढ़े लिखे इंसान हैं उनकी एक समिति बना दी जाती है कि भाई हाँ तुम ये जांच पड़ताल करो कि कितनी उम्र के बाद बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए, ठीक है। तो जो ये समिति है इसने संशोधन कर दिया यहाँ पर जो बिल पास हुआ था कि 25 साल की उम्र में नहीं 24 साल की उम्र में बच्चों को बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। फिर बोलते हैं स्पीकर बोलते हैं क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया। तो जो ये समिति है वो क्या बोलेगी कि जनाब जो बच्चे हैं अपनी एमए की डिग्री और जो अपनी एमएससी वगैरह जितनी भी हाईएस्ट डिग्री क्या है 24 साल की उम्र में ले लेते हैं, तो 24 के जब होकर गुजरते हैं तब वो बेरोजगार महसूस करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, 24 साल की उम्र में उनको बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए, 25 साल उम्र ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। और फिर क्या है, उसमें विचार किया जाएगा। लेकिन जिसने वो बिल पेश किया था वो इस बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो क्या कहे, अगर वो बहुमत में होगा, मतलब उसकी सरकार बहुमत में है, तो बिल्कुल भी नहीं मानेगा इसकी बात, ठीक है। कहेगा मैं तो 25 की ही स्टैंप लगवाऊंगा, मैं तो 25 वालों को क्या करवाऊंगा, वो बेरोजगारी भत्ता दिलवाऊंगा, ठीक है। तो ये था हमारा द्वितीय वाचन। फिर तृतीय वाचन में क्या होता है, इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात क्या है, इस पर क्या है, जो हमारा बिल है उसको स्वीकार और अस्वीकार करने पर चर्चा की जाती है कि ये बिल सही है या गलत है, इसको पास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हर एक चीज पर चर्चा की जाती है। फिर आता है हमारा चौथा पॉइंट है दूसरे सदन में भेजना। अब ये 3 प्रक्रियाओं तक गुजर चुका है, अब क्या कहाँ भेजेंगे हम, राज्यसभा में इसको भेजेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, राज्यसभा के पास 3-4 ऑप्शन होते हैं। क्या, वो बिना संशोधन किए वापस भेजना, मतलब क्या है कि वो सोचता है कि भाई इतनी 3 प्रक्रियाओं से ये साधारण बिल गुजर कर आया है, उन्होंने भी तो कुछ चर्चा करके ही तो गुजारा होगा ना इस प्रक्रिया से उनको, तो वो बिना सोचे विचारे क्या है उस विधेयक को, उस बिल को क्या वापिस कहां पर भेज देते हैं, लोकसभा में भेज देते हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, जो राज्यसभा है हो सकता है कि उस बिल में कुछ संशोधन कर दे कि भाई नहीं 25 नहीं 24 होनी चाहिए, 24 नहीं 23 होनी चाहिए, तो क्या है कुछ संशोधन भी कर सकती है वो, ठीक है। और तीसरी बात क्या है, उसको अस्वीकार भी कर सकती है कि राज्यसभा क्या बोल दे कि हमें तो ये बिल पसंद ही नहीं आया, हम तो इसको स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब क्या है, क्या वो बिल रद्द हो जाएगा, रद्द नहीं होगा। इसकी भी एक हमने कल की कक्षा में परसों की कक्षा में बताया था कि संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, ठीक है, जो वो मम्मी पापा वाला एग्जाम्पल दिया था फिल्म वाला। तो अब क्या है, राष्ट्रपति महोदय क्या बुलाएंगे, संयुक्त बैठक बुलाएंगे और अध्यक्षता कौन करेंगे, लोकसभा के स्पीकर। तो अब क्या है, 543 सदस्य लोकसभा के, 245 सदस्य किसके होंगे, हमारे राज्यसभा के। और इनमें जो बहुमत बनेगा, बहुमत बन गया बिल के ऊपर, तो क्या बन जाएगा, आगे राष्ट्रपति जी के पास पहुंच जाएगा सिग्नेचर के लिए, ठीक है। तो अस्वीकार करना क्या है, कोई लास्ट कंडीशन नहीं है, इसके बाद तो हम क्या बुला सकते हैं, संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। ये था हमारा चौथा चरण, इसमें मतलब राज्यसभा के पास भेजा जाता है। अब दूसरा 5वां आता है राष्ट्रपति की स्वीकृति। लास्ट में किसके पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति जी की स्वीकृति के लिए। इसमें क्या है, राष्ट्रपति को आर्टिकल 111 के तहत 3 विकल्प दिए गए हैं। आपने जो हमने पढ़ा था ना कि भाई राष्ट्रपति के जो कार्य है वो धीरे धीरे पढ़ेंगे इन्हीं में, तो ये राष्ट्रपति के कार्यों में ही आ जाते हैं। आपने सुना होगा जेबी वीटो और सस्पेंशन वीटो, जिसको निलंबन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प है, या तो उस बिल को वो क्या कर दें, स्वीकृति दे दें, या फिर अपने पास रोक लें, इसको क्या बोलते हैं हम, जेबी वीटो बोलते हैं, क्या बोलेंगे, जेब वीटो। और तीसरी क्या है कि पुनर्विचार हेतु सदन को लौटा देता है, निलंबन, सस्पेंशन क्या है कि हमें आपको क्या है पुनर्विचार करना चाहिए। लेकिन क्या है, अगर पुनर्विचार करने के लिए राष्ट्रपति ने भेजा उसको सदन में और सदन ने वापस सिग्नेचर करने के लिए भेज दिया, तो राष्ट्रपति को सिग्नेचर करने ही पड़ेंगे, वो बाध्य है इस बात के लिए, ठीक है। फिर आपके मन में सवाल पैदा होगा कि मैम फिर पता ही है राष्ट्रपति जी को कि सिग्नेचर तो मुझे करने ही है, तो वो पुनर्विचार के लिए भेजते ही क्यों हैं, चर्चा के लिए। अब्दुल कलाम जी ने भी एक भेजा था वैसे ही कि
अगर राष्ट्रपति दोबारा बिल भेज देता है पुनर्विचार के लिए तो वो क्या चर्चा का विषय बन जाता है मीडिया में, जनता में भी। जनता उस बिल की ओर क्या होती है, आकर्षित होती है, उस बिल को जानने की इच्छा रखती है कि भाई ऐसा क्या था इस बिल में जो राष्ट्रपति ने वापस भेज दिया पुनर्विचार के लिए। हालांकि उसको सिग्नेचर करने पड़ेंगे अगर सदन क्या है वापस उस बिल को भेज देती है, ठीक है, लेकिन सिर्फ चर्चा के लिए, जनता के ध्यान के आकर्षित के लिए क्या किया जाता है, बिल को वापस भेजा जाता है। अब आपके मन में बेसिक सवाल पैदा होंगे कि मैं मान लीजिए कि अगर लोकसभा ही भंग हो गई तो, मतलब हमने 3 चरण तो पूरे कर लिए, चौथे चरण में हमें भेज दिया, तो उस टाइम पे लोकसभा भंग हो गई तो उनका बहुमत गिर गया, तो सरकार गिर गई, तो क्या क्या होगा उस बिल का, वो बिल रद्द माना जाएगा। क्या माना जाएगा, रद्द माना जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि प्रथम चरण भी हो गया, द्वितीय वाचन भी हो गया, तृतीय वाचन भी हो गया, दूसरे चरण में पेश हो गया, अब बारी आती हमारे राष्ट्रपति जी की, अब राष्ट्रपति के पास पहुंच गया और अब लोकसभा भंग हो गई तो क्या होगा, तो एक्ट बन जाएगा। राष्ट्रपति स्वीकृति दे ही देंगे उसके ऊपर, तो क्या है वो एक्ट बन जाएगा, ठीक है। और कल की क्लास में हम जानेंगे धन विधेयक के बारे में। आज की क्लास में हमने साधारण विधेयक के बारे में पढ़ लिया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद साथियों।